हिंद साथियों, मैं केके सर। जय हिंद साथियों, मैं केके सर। आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा, 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम सोल्व किया था। जीएस का प्रैक्टिस सेट जो हमने सोल्व किया था। आज हम 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सोल्व करेंगे। जीएस का पोस्टमास्टर्म करते हैं। 38 क्वेश्चन है और 38 आउट ऑफ 38 कितने बच्चे करते हैं देखते हैं आज। वो यूपी पुलिस के कौन से सिपाही हैं जो इस प्रैक्टिस सेट में 38 आउट ऑफ 38 लेके आएंगे। वो कौन माँ के लाल है, हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि ग्रीन फाइनेंस। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर जैसे लिखा है कि इन व्हाट वेज डज ग्रीन फाइनेंस सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए, उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने जाने वाले उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाकर, मतलब बाय फैसिलिटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज नो फॉर हाई कार्बन एमिशन। उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने जाने वाले उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक बनाकर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है आपकी स्क्रीन पर, बाय एनकरेजिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट रिगार्ड ऑफ फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह के बिना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, बाय फंडिंग फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट, जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को वित्त पोषित करके। ऑप्शन डी, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये क्या करता है कि जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर इस चीज का इस्तेमाल करता है, एक्सप्लोटेशन का। ठीक है जी, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इसके राइट आंसर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होती है। ग्रीन फाइनेंस हरित वित्त पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सतत विकास का समर्थन करता है। ग्रीन फाइनेंस का तात्पर्य पर्यावरण के हित में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला ऋण या निवेश से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट जीएसटी रेट लिव्ड ऑन व्हाइट गुड। व्हाइट गुड्स पर जीएसटी दर 28% है। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर 28% है। व्हाइट गुड्स के अंतर्गत एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि आते हैं। एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब व्हाइट गुड्स में आते हैं। सामान्यतः हम बात करते हैं कि बड़े घरेलू उपकरणों जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि को व्हाइट गुड्स कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा व्हाइट गुड्स पर 28% जीएसटी की दर आरोपित की गई है। अगर 100 रुपए का कोई सामान व्हाइट गुड्स में है तो भारत के अंदर वो 128 रुपए में मिलेगा, क्योंकि उस पर व्हाइट गुड्स जीएसटी लगेगी। भारत का सबसे बड़ा वन फॉरेस्ट कौन सा है। इंडिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट इज, भारत का सबसे बड़ा वन है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन चुकी है, बीजेपी की। भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरवन है। यह गंगा नदी के डेल्टा पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन का क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है और यह बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल और खारे पानी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि लठमार होली इज अ यूनिक सेलिब्रेशन ऑब्जर्व इन विच टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश मेंशन बिलो। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे निम्नलिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। वृंदावन में, बरसाना में और मथुरा में और आगरा में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बरसाना में लठमार होली एक अलग ही तरीके से मनाई जाती है। कैसे मनाई जाती है। जो लठमार होली है भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह मथुरा जिले के बरसाना और नंदगांव शहरों में विशेष रूप से मनाया जाता है। इन दोनों ही शहरों को राधा और कृष्ण के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। कौन सो को, बरसाना और नंदगांव को। लठमार होली की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक कथाओं में विस्तार से वर्णन दिया गया है, जो मूलतः राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा है।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज उत्तर प्रदेश फर्स्ट ट्रैफिक पार्क ओपन? प्रयागराज, अमेठी, गोरखपुर, अयोध्या। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रयागराज में ट्रैफिक पार्क खोला गया। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज जिले में खोला गया। यह प्रयागराज में धोबी घाट चौराहे के पास खोला है। कहां पे? धोबी घाट चौराहे के पास ट्रैफिक पार्क एक ऐसा पार्क है जिसमें बच्चे सड़क के नियम सीख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज पीएमजेडीवाई लॉन्च? पीएमजेडीवाई लॉन्च कब हुआ? ये जो योजना है कब लॉन्च हुई? तो योजनाओं से बहुत सवाल आए हैं, हम नेक्स्ट क्लास योजनाओं पे लाएंगे जरूर। तो 28 अगस्त 2014 को पीएमजेडीवाई योजना लॉन्च की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। पीएमजेडीवाई की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? कौन सा देश भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश तो करता है, म्यांमार भी करता है, चाइना भी करता है, मालदीव नहीं करता। मालदीव भूमि सीमा साझा देश नहीं है हमारे इंडिया के साथ। मालदीव भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। भारत के साथ कुल 7 देश भूमि साझा करते हैं, जिनमें से पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। तो हो गए ना 7। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआती? क्वेश्चन 8, विच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन ए बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई में। ऑप्शन बी बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन सी बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन डी बैटल ऑफ प्लासी। तो कौन से युद्ध में? तो कह रहा है कि कौन से युद्ध में हुई थी? तो ये या तो पानीपत का युद्ध या वांडीवास का युद्ध या बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? कमेंट करके बता सकता है कोई? प्लासी के युद्ध में से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में पश्चिम बंगाल के पलासी क्षेत्र भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ा गया। कौन सी पूर्व में? भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के नवाब सुराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना को पराजित कर दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन? शहरीकरण का तो हायर कार्बन एमिशन, उच्च कार्बन उत्सर्जन, इंक्रीज ग्रीन स्पेसिस, बढ़ी हुई हरियाली। ऑप्शन सी डिक्रीज एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण में कमी। ऑप्शन डी इंप्रूव वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता में सुधार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कहता है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन। विच व्हाट इज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है उच्च कार्बन उत्सर्जन। शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप कार्बन उत्सर्जन की दर उच्च हुई है, साथ ही साथ हरियाली क्षेत्रों एवं पानी की गुणवत्ता में कमी हुई है तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई है। वायु प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म रेनसोवोम मीन्स? शब्द रेसमेवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच। ऑप्शन बी एक मालवेयर जो उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है। ऑप्शन सी एक प्रकार का फिशिंग अटैक। ऑप्शन डी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, हु रोट द बुक सदागदी बुक सदगति ऑन विच अ फिल्म वाज मेड? सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई? हरविंद राय बच्चन जी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रेमचंद जी के द्वारा सदगति बुक लिखी गई थी। तो प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये यूपी के सभी एग्जाम में प्रेमचंद जी फेमस हैं। सदगति पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सदगति 1981 में बनी सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित हिंदी टेलीविजन फिल्म है। मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम,
रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 100 से अधिक कहानियां लिखी हैं। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव जी को, मनमोहन सिंह जी को, चरण सिंह जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न नहीं मिला। तो इन्हें तो मिल गया। कौन से प्रधानमंत्री को भारत रत्न? इसका राइट आंसर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न नहीं प्रदान किया। भारत रत्न पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, जवाहरलाल नेहरू जी, हरिलाल नंदा जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी एवं राजीव गांधी जी, इन सबको भारत रत्न मिला। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? किस शासक के समय? तो लॉर्ड मेयो के समय 1881 में हुई थी और 1872 में हुई थी स्टार्ट, मेयो के समय। ठीक है जी। और पढ़ लेते हैं लॉर्ड मेयो। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना कराई गई थी। उसके बाद यह प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में एक बार होती है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 के समय में हुई थी। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डैश मीन्स टेकिंग फोर्सफुल कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन वेबसाइट। डैश का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। वेब हाईजैकिंग कहता है। वेब हाईजैकिंग, किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना वेब हाईजैकिंग कहलाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी विवाद चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा नदी विवाद? तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। तिस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर बांग्लादेश से होते हुए भारतीय राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न का सही उत्तर ए और डी दोनों माना है। तिस्ता और गंगा नदी, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाले युद्ध के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिम भारत का हिस्सा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी जीएसटी के जनक कहलाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत में जीएसटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और उन्हें भारतीय जीएसटी के जनक भी कहा जाता है। जीएसटी अवधारणा पर भारत के अग्रणी अर्थशास्त्री डॉक्टर विजय केलकर ने वित्त आयोग और केलकर समिति अध्यक्ष के रूप में जीएसटी व्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीएसटी को भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इसे 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी परिषद का आर्टिकल कौन सा है, मुझे बता सकता है कोई? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिप्स की अवधारणा पेश की? विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्स सिमिलर टू इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड स्नैपचैट स्नैप्स? तो ऑप्शन ए लिंक्डइन, ऑप्शन बी टिकटॉक, ऑप्शन सी एक्स मतलब ट्विटर, ऑप्शन डी नौकरी। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्विटर। ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिप्स की अवधारणा पेश की है। फ्लिप्स में टैक्स, फोटो, वीडियो लाइव प्रसारण या ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है और फ्लिप्स के जरिए पोस्ट किए गए
फोटोज या अन्य संदेश केवल 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों की संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों की संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन बी एनालिसिस विश्लेषण, ऑप्शन सी सैंपलिंग, ऑप्शन डी मेजरमेंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेजरमेंट। माप शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बोलने की स्वतंत्रता 19 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है आर्टिकल 19 में। अब 6 तरह की स्वतंत्रता जब मिली, अब 6 प्रकार कौन कौन से? अब पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर आबाद रूप से संचरण का अधिकार, पांचवा है भारत के किसी भी भूभाग पर निवास करने का अधिकार, छठा है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच सिटी ऑफ इंडिया आर 90% ऑफ द वर्ल्ड स्मॉल डायमंड प्रोड्यूस या प्रोसेस्ड? भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो ऑप्शन डी सूरत में होते हैं। सूरत में हीरे बहुत हैं, 90% हीरे की कटाई एवं पॉलिशिंग होती है सूरत में। सूरत में हीरे से जुड़ी 6000 से ज्यादा इकाइयां हैं, इसलिए सूरत को भारत में हीरा नगर या दुनिया की हीरा की राजधानी सूरत को बोलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? कुल वनावरण है 21.05%। भारत की 2011 की जनगणना वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण 69,227 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज नो फॉर इट्स डिटेल्ड treatise on music, dance and drums and is considered a fundamental work for classical Indian arts? कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? एक है मनुस्मृति, वेद, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र है जो कला के लिए है, प्राचीन में कला के लिए नाट्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 25, What is the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? It is a United Nations agency that focus on poverty alleviation and social development. यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन बी, it is an international financial institution which provide financial assistance to मेंबर कंट्रीज। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। ऑप्शन सी, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज। यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन डी, It is a global financial institution that provides microfinance loans to small business. यह एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जो छोटे व्यवसायों को माइक्रोफाइनेंस ऋण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना अमेरिका के वॉशिंगटन DC शहर में सन 1944 में की गई थी। यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन सी माना है उत्तर कुंजी में। ठीक है जी। हरित क्रांति किस, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की मुख्य रूप शामिल है? उन्नत सिंचाई और तकनीकें, जैविक खेती के तरीके, ऑप्शन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, ऑप्शन डी
हाई यील्ड वैरायटी सीड एंड केमिकल फर्टिलाइजर, उच्च उपज किस्म और के बीच और रासायनिक उर्वरक। मतलब हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी बीज जो लाया गया था मैक्सिको से लाया गया था। हरित क्रांति जिसमें कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, उसमें मुख्य रूप से उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक शामिल है। हरित क्रांति 1960 के दशक में अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया था। तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार 1970 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 27, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन सा है? समस्या के बारे में अधिक से अधिक। ऑप्शन ए व्यवहारिक अनुसंधान, ऑप्शन बी अनुसंधान विश्लेषण, ऑप्शन सी क्रियानिष्ठ अनुसंधान, ऑप्शन डी प्रायोगिक अनुसंधान। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्शन रिसर्च, क्रियानिष्ठ अनुसंधान। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान क्रियानिष्ठ अनुसंधान है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसका ऑप्शन ए राइट माना है। ऑप्शन ए राइट क्यों माना है? और उसमें है अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च को सही माना है आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इज द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो सी मणिपुर में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में इंफाल शहर के लोमफेलट में स्थित है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग वर्ष 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? ऑप्शन ए आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन बी एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर। ऑप्शन डी आर्कटिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगा के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आर्कटिक परिषद जलवायु अनुसंधान नीति विकास और क्षेत्र में खोज एवं बचाव अभियान पर ध्यान देती है। यह पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करती है तथा आर्कटिक प्रबंधन के लिए सिद्धांत निर्धारित करती है। तो वैसे आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन डी माना है कि आर्कटिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति थे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ह्यूमन राइट एंटेल्ड बोथ। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन राइट एंटेल बोथ मतलब मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। राइट एंड ऑब्लिगेशन अधिकार और दायित्व, लाइबर्टीज एंड ऑब्लिगेशन स्वतंत्रताएं और दायित्व, लाइबर्टीज एंड प्रिविलेज स्वतंत्रताएं और विशेष अधिकार। ऑप्शन डी राइट एंड प्रिविलेज अधिकार और विशेष अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मानवाधिकार में स्वतंत्रताएं और विशेष अधिकार दोनों शामिल है। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। पुलिस विभाग ने इसका उत्तर ए सही माना है। तो क्वेश्चन नंबर 32, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? स्पेस एक्स तो एलन मस्क ने की। एलन मस्क। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना एलन मस्क ने की। स्पेसएक्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान निर्माता कंपनी है। इसका पूरा नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना एलन मस्क ने 2002 में की थी।
अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड? अंकटाड की फुल फॉर्म है, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, बता सकता है कोई? यूनिवर्सल नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सल नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी यूनाइक, ये तो गलती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंकटाड का पुनरूप यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक स्थायी संस्था है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अंकटाड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। किसने सुझाव दिया कि हर किसी एक का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो ये डार्विन जी, सॉरी, लैंड स्टीनर जी ने दिया था कि हर एक का जैसे ग्रुप, ब्लड ग्रुप होता है। ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने एक सुझाव दिया कि हर एक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, जिसे ए, बी और ए बी ओ रक्त प्रणाली कहा जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजियोलॉजी और मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बांग्लादेश की ढाका है, अफगानिस्तान की और बेनिन की, मतलब अफगानिस्तान की काबुल है और बेनिन की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताओ। और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। भारत की राजधानी दिल्ली है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की संबंधित है? राष्ट्रपति क्षमादान दे सकती है आर्टिकल 72 के अनुसार। आर्टिकल 72 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या सजा में छूट देने या निलंबित करने, परिहार या लघुकरण की शक्ति देता है। उसकी सजा को माफ भी कर सकते हैं राष्ट्रपति और कम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू, तो सर्व द मेंबर, सदस्यों की सेवा करना। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना है। इस प्रकार की सहकारी समितियां अपने सदस्यों की पारस्परिक सहायता के लिए बनाई जाती है। सहकारी समिति स्वयं सहायता समूह के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज, फॉर दिस प्रैक्टिस सेट। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है साइबर सुरक्षा के लिए? तो सीईआरटी सिन संस्था साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये कौन सी संस्था है भाई? साइबर सुरक्षा के लिए सीईआरटी इन संस्था जिम्मेदार है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा से संबंधित रक्षा को मजबूत करता है। सीईआरटी इन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन है? यह सीईआरटी इन संस्था जिम्मेदार है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और कितने क्वेश्चन गलत हुए, और आपको किस टॉपिक्स पे नेक्स्ट क्लास चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक प्यारा सा कमेंट करना अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।